नहीं बेटा, हाँ ध्यान देंगे। फंडामेंटल फोर्सेस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड और अप्लाइड। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो एक्सपीरियंस की जाती है और जो अप्लाइड होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ज़्यादातर फोर्सेस आपके सामने आती हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस कौन सी हो गई? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और अट्रैक्शन, यानी कि कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इन सब फोर्सेस को हमने मिलाकर फंडामेंटल फोर्सेस में 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। ठीक है, देखो, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस और अप्लाइड। पहले आती है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में आती है आपकी ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, और माइक्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इन सब को हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे नेचर में? पहली, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ये सबसे पहले एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये पहले अपनी फील्ड बनाती है। फिर उस फील्ड में जो आता है उस पे फोर्स लगाती है। ठीक है, ये मास की वजह से होती है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। और ये यूनिवर्सल है। रेंज की बात करें तो इसकी इनफाइनाइट है। अगर देखा जाए तो ये काफी वीक फोर्स है। कितनी वीक फोर्स है? 10 की पावर -38 टाइम्स। ये 1 मार्क्स में आ सकता है।
compared to strong nuclear force. अब इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें दोनों आएंगे आपकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये क्यों होती है? ये स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से होती है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ये भी इनफाइनाइट रेंज की है। ये स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल से, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर होती है। कितने से स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल से? 10⁻36। लेकिन वीक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से, वो 10⁻2 का गैप रह गया। ठीक है, अब बारी आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियॉन्स में के बीच में होती है। अब आप कहोगे न्यूक्लियॉन्स कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पेयर। आप ये भी कह सकते हो ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती है। सबसे स्ट्रांग होती है तो अब तक हम बता ही चुके हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट रेंज की नहीं होती। बहुत छोटी रेंज की है। आप इसको फर्मी मीटर में कह सकते हैं, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर रेंज की। बहुत छोटी होती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, चौथी फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। बिटवीन न्यूक्लियॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। आप कह सकते हो बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अभी और बहुत सारी चीजें आनी बाकी, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो भी आपने पढ़ा नहीं है, उनके बीच में भी होती है ये। इट
appears during radioactive decay. बीटा डिके बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी शॉर्ट रेंज है। (10⁻⁻15 मीटर, लेकिन थोड़ी कमज़ोर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, तो ये तो बात हुई 4 फोर्सेस की। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि बीटा डिके क्या होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब, जरा ध्यान दो। पहले तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझते हैं एक बार। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अपने मासेस की वजह से और अपने डिस्टेंस की वजह से। ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कम अट्रैक्ट करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली। तो आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है के तो मत लिखो, कॉन्स्टेंट्स का जी होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बेटा एक तो है इलेक्ट्रिक, एक है मैग्नेटिक, दोनों अपनी फील्ड पे डिपेंड करता है। चार्ज मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज मल्टीप्लाई में मैग्नेटिक फील्ड को 20 दिखाया जाता है, लेकिन ये तभी होगी जब चार्ज मूविंग होगा, इसलिए वेलोसिटी और आता है QBB। इसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे सही से, अभी सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो फोर्स यहाँ पर निकल कर आएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो आएगी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि Q इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E और QVB मैग्नेटिक के लिए। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप जानते हो जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके जो जोड़े हैं ना, इनको हमने एक नाम दिया है, वो है न्यूक्लियॉन। ये जोड़े हैं। अब आपको एक बात सोचनी चाहिए, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इनके बीच में तो कूलम्बिक रिपल्शन होनी चाहिए, और ये फिर भी एक साथ बैठे हैं, और एक साथ नहीं, बहुत नज़दीक चिपक के बैठे हैं। तो कोई तो बात होगी, कोई तो ऐसी फोर्स होगी। तो उस फोर्स का नाम है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में काफ़ी मॉडर्न फिजिक्स में 12th में, बाइंडिंग एनर्जी। इसके लिए आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं, E=mc²। ये आपके लिए समझा रहा हूँ मैं। जो चेंज इन मास होता है, अगर उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो एक फोर्स बनती है, E=mc²। ठीक है, वो जो E=mc² की एनर्जी है, वो जो फोर्स पैदा करती है, वो इनको बांधे रखती है। तो वो अंदर लग रही है, न्यूक्लियस के अंदर लग रही है। ठीक है, अच्छा, दो न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स रखती है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इसके लिए ये ग्राफ है, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ऊंचा बना दिया, अब ठीक बनेगा। बिल्कुल इसके पास होता है। ये आपने 4th चैप्टर में देखा होगा केमिस्ट्री के, इसमें ये पार्ट जो है, ये रिपल्शन दिखा रहा है, और जो नीचे का पार्ट है वो अट्रैक्शन दिखा रहा है। रिपल्शन जब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पास होंगे, और
सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी? जब ये बिल्कुल टच कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर जब ये जाते हैं ना तो ये इतनी शॉर्ट रेंज होती है, ये फोर्स खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो चाहे वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, दोनों की रेंज 10⁻⁻15 है। यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये 0.8 से 1.2 फर्मी मीटर, जो बहुत छोटा है बेटा, और नीचे अट्रैक्शन होती है, याद रखना। अच्छा, अब एक फोर्स और रह गई आपकी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा भैया बीटा रे, गामा रे, ये होता क्या है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, मान लो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये इसको मैंने इस तरीके से रख दिया जिससे इसकी और रेज बाहर ना निकले, और मेरे को जहाँ पे चाहिए मैं वहीं पे रेज लूँ इसकी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डके करते हैं। डके का मतलब ये अपने अंदर से कुछ चीज़ें निकालते हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं? एक तो है गामा रे, गामा रे, इसका कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। एक होती है अल्फा रे, एक होती है बीटा रे। अल्फा रे, बीटा रे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका आगे कंसेप्ट समझेंगे हम, अभी तो सिर्फ तुमने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। अल्फा रे का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। हीलियम का मतलब होता है जिसका मास 4 हो और चार्ज 2 हो। मास 4 का मतलब 2 मास हो प्रोटॉन के और 2 मास हो न्यूट्रॉन के, और जिसका Z2 हो, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन हो, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपने छोड़ दिए हैं। तो अल्फा रे का मतलब होता है एक ऐसी रे जिसका मास 4 प्रोटॉन के मास के बराबर हो, 2 तो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, और जिसका चार्ज 2 पॉजिटिव प्रोटॉन्स के बराबर हो। नीचे चार्ज लिखना था, 2 पॉजिटिव प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज हो और 4 गुना मास हो। ये मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg। और यहाँ पे आपका ये तो मास हुआ, चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बात चल रही है अल्फा रे की। और अगर मैं आपसे बात करूँ बीटा रे की, तो बीटा रे का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिसका चार्ज तो एक हो, मास बिल्कुल भी ना हो, मास 0 हो या इतना कम जिसको मैं लूँगा ही नहीं, 1860 गुना कम मास ऑफ प्रोटॉन से। चार्ज कितना हो? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बीटा रे। गामा रे क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सिर्फ एनर्जी है, इसमें मास नहीं है, चार्ज नहीं है। तो ये है आपकी 4 फंडामेंटल फोर्सेस, और उनको थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, जो बीच की बातें थी। वैसे जो पूछा जाता है वो इन पार्ट्स में पूछा जाता है जो यहाँ लिखवाया है।